Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, अनअकैडमी की एक और वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध लंबे समय से चलता हुआ दिख रहा है। अमूमन एक सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। शुरुआत में हमास की तरफ से हमले किए गए, उसके बाद इजराइल की तरफ से प्रतिक्रिया स्वरूप गाज़ा और हमास के ऊपर हमले वापस से किए जा रहे हैं। और इसमें एक बात ये भी जो निकल करके आ रही है, कई सारे नागरिकों की मृत्यु हो गई है जो कि फिलिस्तीन के नागरिक माने गए हैं। अब चाहे पक्ष की तरफ से हमला हो चाहे विपक्ष की तरफ से हमला हो, जो नुकसान है वो लोगों का हुआ है, नागरिकों की मौतें हुई हैं, चाहे वो इजराइल के लोग रहे हों या फिलिस्तीन के रहे हों। ऐसे में एक प्रश्न ये निकलता है कि आखिरकार दोनों ही हमलों में जो कि सोची समझी रणनीति के तहत किए गए थे, उसमें जो लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, उस पर क्या दंड दिया जाए। जब भी कभी ऐसी युद्ध की घटनाएं शुरू होती हैं, वहां पर इस तरह की स्थितियों को युद्ध अपराध कहा जाता है। तो युद्ध अपराध अगर हो रहा है तो इसमें अपराधी कौन है या किस आधार पर किसी भी पक्ष को आप अपराधी ठहराएंगे, ये एक सवाल हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खंड से आपसे पूछा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप में आईसीसी की स्थापना इसमें दिखती है, जो कि यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से। आज के इस डिस्कशन में इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर कौन से युद्ध अपराध कानून लागू होते हैं। तो इस संघर्ष के बीच में देखना यह होगा कि आखिरकार कौन सा पक्ष गलत तरीके से कार्य कर रहा है। हालांकि हमास ने जो किया वो अपने आप में गलत था ही, लेकिन इजराइल की जो प्रतिक्रिया है वो कितनी सही है, इसकी भी जांच की जाएगी और जांच के बाद फिर जो निष्कर्ष आएंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। और अगर बात आईसीसी की आती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की आती है, तो उसके पास क्या अधिकार है, क्या वाकई में वो किसी देश के लोगों को या किसी देश की सेना को सजा दे सकता है, उस पर भी कुछ आलोचनात्मक बातें समझेंगे और उसके पक्ष को भी जानेंगे। तो आतंकवादी समूह हमास और इजराइल के संघर्ष के बीच में इजराइल और फिलिस्तीनी बलों के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, ठीक है। और इसके चलते जो मरने वाले हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से पक्ष ये है कि वो जहां पर भी हमला कर रहे हैं नागरिकों को चेतावनियां दे रहे हैं, कुछ समय दे रहे हैं कि वो उस क्षेत्र को या उस बिल्डिंग को या उस स्थान को खाली कर दें। बावजूद इसके कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। तो क्या जो चेतावनियां दी गई हैं वो कारगर थी, ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि हमास और इजराइल अपनी लड़ाई में युद्ध अपराध कर रहे हैं, यानी दोनों ही पक्षों के द्वारा युद्ध अपराध किया जा रहा है, यानी इनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि सर फिर क्या हो सकता है, क्या हमला नहीं करना चाहिए था या कैसे इसको बांट करके देख सकते हैं। तो कौन से ऐसे कानून हैं जो संघर्षों को नियंत्रित करते हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि सशस्त्र संघर्ष के कानून, एक शब्द चलता है सशस्त्र संघर्ष के कानून, या इन्हें ही हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून। 1949 के बाद से जिनेवा कन्वेंशन को अपनाया गया था और इस तरह के कानूनों को लाया गया था, जिसमें यह कहा था कि कभी भी अगर युद्ध की परिस्थितियां घटित होंगी तो किसी एक पक्ष को उस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिसमें बहुत सारे बेगुनाह नागरिकों की मौत होगी और वह देश युद्ध अपराधी होगा। ऐसी स्थितियां आपने द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास खूब देखी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखी जब जर्मनी को युद्ध अपराधी माना गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो जो युद्ध अपराध है जिसकी वजह से सभी घटनाएं घटित होती हैं और किसी एक देश पर या एक स्थिति पर इस पक्ष को डाला जा सकता है कि भाई तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तो यहाँ पर कौन होगा, ये प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इसको अनुमोदित किया था, जिनेवा कन्वेंशन को, और नागरिकों, सैनिकों और युद्ध बंदियों के मानवाधिकारों की बात करता है। किसके किसके याद रखिएगा, नागरिक जिनकी मौत हो रही है, वो सैनिक जिनको बंदी बनाया जा सकता है, कई बार सैनिकों को भी बंदी बना लिया जाता है, उन्हें युद्ध बंदी कहते हैं, और युद्ध बंदियों के भी मानवाधिकारों की ये बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी जो कानून है सरकारी बलों पर और संगठित सशस्त्र समूहों पर लागू होता है। यानी आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो इजराइल की फोर्स है उस पर भी ये लागू होगा, साथ के साथ हमास पर भी लागू होगा। दोनों ही पक्ष इसमें शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि किस पक्ष की तरफ से कार्रवाई किस तरह से
की गई है। तो इस पक्ष को देखेगा कौन, जांच कौन करेगा? मान लीजिए इजराइल की जो कोर्ट है वो तो अपने देश की बात करेगी, फिलिस्तीन की कोर्ट अपने देश की बात करेगी, और अगर मान लीजिए फिलिस्तीन की कोर्ट से या इजराइल की कोर्ट से दूसरे पक्ष को सजा देने की बात कह भी दी गई तो उसका अनुपालन कैसे हो पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उसको कोई जाकर के सजा दे देगा किसी दूसरे देश में? या आप इसको किसी एक देश के हिसाब से भी सोच करके देखिए। मान लीजिए भारत की किसी न्यायालय ने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को सजा दे दिया, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो उसको कौन पकड़ के लाएगा? सजा कैसे मिलेगी? तो यहां पर एक शब्द आता है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जो इस पूरी स्थितियों को देखता है। एक संधि हुई थी जिसको रोम स्टैट्यूट कहते हैं, यानी रोम संविधि, और इस संविधि के बाद ही 2002 में आईसीसी का गठन किया जाता है। और अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हम कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा न्यायालय स्थापित नहीं कर रहे जो राष्ट्रीय न्यायालयों को प्रतिस्थापित करता है, बल्कि ये जो न्यायालय है ये उनका एक तरह का प्रतिपूरक है, और यहाँ से जो निर्णय दिए जाएंगे बाकी राष्ट्रों की जो कोर्ट्स हैं उनको उसे फॉलो करके एक पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए, यानी एक तरह का पूरक के रूप में कार्य करता है विश्व के स्तर पर। और ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद एक स्थायी न्यायालय है जो अभी के समय कार्य कर रहा है। तो अधिकार क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है? 123 सदस्य देशों में युद्ध अपराधों को, मानवता के खिलाफ अपराधों को और नरसंहार जैसी स्थितियों पर यह कार्य करता है। कौन कौन से अपराध? युद्ध के कोई अपराध हो, मानवता के खिलाफ कोई अपराध हो, या एक बड़े स्तर पर जीनोसाइड हो रहा हो, एक साथ कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा हो, वहां पर संज्ञान लेने का कार्य इसका है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 देशों में ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान शामिल है, यूक्रेन शामिल है, अफ्रीका के कई सारे देश शामिल हैं, जहां पर ये अभी के समय जानकारियां जुटा रहे हैं। और 2014 के आसपास जो स्थितियां बनी थी इजराइल और फिलिस्तीन की, अभी उस पर भी जांच चल ही रही है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इजराइल इसके न्याय क्षेत्र को खारिज करता है, जबकि फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में ये मान्यता देता है। तो अमेरिका, चीन, रूस, भारत और मिस्र जैसे कुछ, या हम कहें कई सारी ऐसी वैश्विक शक्तियां हैं जो आईसीसी की सदस्य नहीं है, जो इस कोर्ट के अंतर्गत शामिल नहीं होते। तो याद रखिएगा भारत भी इसमें शामिल नहीं है, अमेरिका शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है। इजराइल ने इसके अधिकार क्षेत्र को खारिज ही कर दिया है। इसके अलावा आईसीसी के जो अभियोजक हैं 2021 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में युद्ध अपराध के आरोपों की जांच कर रहे हैं। जो यरूशलेम वाला एरिया है, जो पूर्वी यरूशलेम था, वो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से फिलिस्तीन को नियंत्रण के लिए सौंपा गया था, लेकिन इजराइल ने हमले के बाद उस पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले रखा है। तो संयुक्त राष्ट्र का भी मानना है कि वो तरीका गलत है, वहां पर कब्जे वाला एरिया है, जबकि उस पर अधिकार फिलिस्तीनी लोगों का है। मात्र 40% ही ऐसा क्षेत्र वेस्ट बैंक का मौजूद है जहां पर फिलिस्तीनी अपने अधिकार चला सकते हैं या अपना प्रशासन चला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये बड़ी बात है समझने के लिए, क्योंकि इस पूरी स्थितियों में मेरे ख्याल से आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, इसलिए मैं उस पर प्रॉपर नहीं जा रहा हूं कि कहाँ वेस्ट बैंक है, कहाँ क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपने उन वीडियोस के थ्रू वो जानकारी ले रखी है। हम उस युद्ध के तहत जो परिणाम आएंगे उसकी घटनाओं पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हुआ है। इसमें अगर आप इस वाली लाइन को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिमिटेशन समझ में आएगी कि कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जहां पर विश्व के बड़े देश ही अगर शामिल ना हो, जैसे यूएसए शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है, रूस शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है, मिस्र शामिल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पास फिर कितनी ही पावर रह गई है। विश्व की बहुत बड़ी शक्तियां तो इसमें शामिल है ही नहीं, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र में कितना कार्य कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आती है फंडिंग की, ठीक है। तो इसके पास फंडिंग बहुत कम है, यानी कि अगर आप यहां पर देखें कि इसको अगर फिलिस्तीन वाले संघर्ष की जांच करनी पड़ी तो लगभग $1 मिलियन के आसपास ही जो खर्च था इसके पास मौजूद था। तो समस्या आती है कि फंडिंग नहीं है उसके पास, देशों का सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में कोई भी व्यवस्था पूरे विश्व के स्तर पर जो लागू होने का या न्याय करने का प्रयास करती है उसके पास धन ही नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, तो वो अपने आप में बहुत लिमिटेड तरीके से कार्य कर पाएगा। उसके बाद सदस्यता इन देशों की यहाँ ना होने के चलते जो भी आदेश आएंगे वो भी ये सिरे से नकार सकते हैं या उसके आदेशों का अनुपालन रोक सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाली बात है। अब संभावित रूप से युद्ध अपराध कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको
शामिल किया गया है, यानी किन कार्यों को ऐसा कहा गया है कि ये कार्य अगर आपने कर दिया तो युद्ध अपराधी आप माने जाएंगे, कोई भी देश। ठीक है, तो पहला है नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना। अगर किसी देश के अंतर्गत कोई भी सरकार हो या कोई भी सेना हो वो हमला करती है और सैन्य ठिकानों या आतंकवादियों को खत्म करने के बजाय सीधे नागरिकों को टारगेट करती है, तो ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा, अंधाधुंध रॉकेट हमले करना कि आपने देखा ही नहीं कि आपके रॉकेट्स कहां पर जाकर लगेंगे, कितनी तबाही मचाएंगे, कौन उसका शिकार होगा, वहां महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, पार्टियां चल रही होंगी, कोई भी हो सकता है, ये आएगा। अगला, फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह द्वारा नागरिकों को जो बंधक बनाया गया है, तो अगर आप किसी को हॉस्टेज बनाते हैं, बंधक बनाते हैं, तब भी युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। अब जैसे इजराइल ने यहां पर जवाबी हमला शुरू किया, इस बात को समझिए, यहां तक तो ठीक था, ये तीन बातें क्लियर थी, ये रोल था किसका, हमास का। ठीक है, अब हमास के हमले के बाद इजराइल ने प्रतिक्रिया दी, तो इजराइल की प्रतिक्रिया पर भी अगर आप देखें तो यहां भी आपको युद्ध अपराध की स्थितियां दिखाई दे सकती हैं, यानी संभावित युद्ध अपराधों के रूप में यहां पर भी जांच की जाएगी। किन बातों की, इसका कि इजराइल ने जो हमले शुरू किए हैं उनको कितना लिमिटेड रखा है, क्या स्पष्ट रूप से अधिक लाभ लेने के लिए वहां पर हमास के आतंकी ठिकानों के साथ साथ जनता को भी टारगेट किया है। अगर ऐसा होगा तो ये भी युद्ध अपराध की श्रेणी में आएंगे। जिनेवा कन्वेंशन क्या कहता है, स्पष्ट रूप से संघर्ष की जटिलता की परवाह किए बिना अगर बंधक बनाने, हत्या करने और यातना जैसी स्थितियां होती हैं तो इस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से संघर्ष की जटिलता की परवाह किए बिना अगर कोई किसी को बंधक बनाता है, हत्या करता है और यातना देता है, इसको रोका जाना आवश्यक है। इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन का एप्लीकेशन क्या होगा, पहला, प्रतिक्रिया का अधिकार है। ऐसा किसने कहा, यूएस के राष्ट्रपति ने कहा, जो बाइडेन ने क्या कहा कि इजराइल का ये कर्तव्य भी है और उसको प्रतिक्रिया देने का अधिकार भी है उसके ऊपर जो हमले हुए। हम एक लोकतंत्र हैं तो लोकतंत्र के हिसाब से कानूनों के दायरे में रहते हुए हम ये हमले करेंगे या प्रतिक्रिया देंगे। तो संघर्ष का जवाब देने के लिए इजराइल के अधिकारों और कर्तव्यों को स्वीकृति दी है। हालांकि बावजूद इसके इन्होंने स्वीकृति दे दी है, ये अपने तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन मानवाधिकारों के स्तर पर जब आप जाकर के देखते हैं तो इजराइल ने जो गाजा के क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है, एक लंबा समय हो गया है, उसको दुनिया में मौजूद एक ओपन प्रिजन के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक खुली हुई जेल। वहां पर रहने वाले जो भी लोग हैं, अभी इन्होंने वहां पर ईंधन की, खाद्य आपूर्ति की जो एक तरीके से सप्लाई होती थी, आपूर्ति होती थी, उसको भी काट दिया है। तो इससे क्या केवल हमास के लोग मरेंगे? आपको क्या लगता है वो अब तक वहां बैठे होंगे? हो सकता है निकल गए हो किसी भी तरह से, या उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपने खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल या उसके संसाधनों को पहले ही एकत्रित कर रखा होगा। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो किसको होगा? वहां रहने वाले लोगों को। तो जो घेराबंदी है उसको भी युद्ध अपराध माना जा सकता है यदि यह हमास की सैन्य क्षमताओं को कम करने के बजाय नागरिकों को असमान रूप से लक्षित करे। यानी आपने जो घेराबंदी कर दी है उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर रहने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और आप लगातार अपनी कार्रवाइयां किए जा रहे हैं, और हमास के लोगों का तो कुछ वैसे भी नहीं हो रहा। तो यानी कि अनुपातहीनता अगर हो जाए तो युद्ध अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा, सैन्य लक्ष्यों पर हमले अनुपातिक होने चाहिए, यानी कि अपेक्षित सैन्य लाभ की तुलना में अत्यधिक नागरिक हताहत या क्षति नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपने कहीं पर हमला किया है तो वहां पर अगर मान ली 10 आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो हो सकता है एक नागरिक की मौत हो जाए, लेकिन ये ना हो कि एक आतंकवादी मारने के लिए आपने 1000 लोगों को मार दिया और जरूरी नहीं था कि वो आतंकवादी भी वहां मारा गया या नहीं मारा गया। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के अधिकारों को या मानवाधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। आते हैं निष्कर्ष पर, कोई भी युद्ध अच्छा अपने आप में नहीं है। ये युद्ध भी या ये संघर्ष भी अच्छा नहीं होगा मानवता के लिए। रूस यूक्रेन का संघर्ष भी अच्छा नहीं था। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अधीन अभी के समय मौजूद दिखाई देता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डेवलप होना शुरू हुआ था। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? सभी पक्षों को अपनी कार्रवाइयों की जांच करनी चाहिए। दूसरा, अनुपातिकता की हमने बात की कि जितने हमले हों वो भी अनुपातिक स्तर पर ही किए जाएं ताकि कम से कम नागरिकों का नुकसान हो। तो अनुपातिकता पर विचार किया जाए। अगला, नागरिकों को जानबूझकर निशाना ना बनाया जाए और जिनेवा कन्वेंशन का पालन किया जाए। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में लिखना हो तो इसी फॉर्मेट में आपको अपनी शब्दों को या अपने तर्कों को प्रस्तुत करना होगा। चूंकि संघर्ष जारी है, ऐसे में न्याय और जवाबदेही के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघनों की जांच करना आवश्यक है और कुछ जांचें चल रही हैं और कुछ जांचें होती रहेंगी। हालांकि इस पर एक सवाल आलोचना के साथ ही आपके सामने आ सकता है कि भाई आईसीसी का जो जांच का दायरा है वो इतना व्यापक नहीं है। ये एक बड़ा कारण है। जैसे कि इस सवाल में आपको दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी क्या है? विश्व में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में हिंसा मुक्त विश्व के निर्माण में आईसीसी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप पहले इसके गठन से संबंधी पृष्ठभूमि से लगा करके गठन कैसे हुआ, कौन कौन शामिल है, जिनेवा कन्वेंशन का, रोम इंस्टीट्यूट का उल्लेख करते हुए इसको लिख देंगे कि आईसीसी भाई ये है, इस तरह से कार्य करता है। लेकिन जहां आलोचना वाला पक्ष आएगा वहां आप ये कह सकते हैं कि चूंकि विश्व के सबसे मजबूत देश या बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देश इसके पक्षकार नहीं है, ऐसे में यदि कोई बड़े स्तर पर घटनाक्रम घटित होते हैं और ज्यादातर इन देशों के अंतर्गत ही आपको जो भी घटनाएं हैं इनके इर्द गिर्द दिखाई देती हैं। पावर पॉलिटिक्स यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया और कुछ ऐसे ही अन्य बड़े देशों के आसपास दिखती है। तो अगर ये इसके सदस्य नहीं होंगे तो अपने आप में आईसीसी की पावर उतनी काम नहीं करेगी, मानवाधिकारों के संदर्भ में उतनी क्षमता उसको नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात फिर फंडिंग को लेकर के आएगी, उतनी फंडिंग भी उसके पास मौजूद नहीं होगी। नीदरलैंड्स के हेग शहर में ये मौजूद है। इस तरह से आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं और 150 शब्दों में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर कोई और सवाल आपके मन में कौंध रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में। और इसके साथ ही एक जानकारी ये भी है कि मैं अभी आपके लिए स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जो कि रोज शाम के समय अमूमन आपको दिखाई देगी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप एप्लीकेशन में जाकर के मेरा नाम सर्च कर सकते हैं और करंट अफेयर्स की क्लासेस वहां पर देख सकते हैं। तो जो भी अपकमिंग क्लास होगी आपको वहां दिख जाएगी, तो आप जाकर के उस समय उसको नोटिफाई कर सकते हैं या स्टूडेंट के तौर पर वहां रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे लाइव डिस्कशन है जो बहुत सारे टॉपिक्स के साथ आपके लिए करेंगे। इसके अलावा वहां पर आप डायरेक्टली कोई भी प्रश्न पूछ करके उसका ऑन द स्पॉट उत्तर भी ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।